First of all, I want to introduce myself to all of you. Myself Babita, and I am student of Electronics and Communication Engineering of 8th semester. And right now जो अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है वो सॉलिटेयर इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड में चल रही है, और जो मेरा कोर्स है वो है जावा में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ जावा, जावा है क्या. So the first point is Java is a general purpose object oriented programming language, or we can also call it high level programming language. And the next point is write once, run anywhere. And the third point is designed for easy web or internet applications. And the fourth is widespread acceptance. So basically हमारे पास write once, run anywhere का मतलब क्या होता है कि मतलब जो हमारे पास Java है उसको जो है हम जो है जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम चाहे विंडो में लिखें, लिनक्स में लिखें या फिर मैक में लिखें, लेकिन हम जो है उसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो इजीली रन करवा सकते हैं लेकिन उसमें जो हमारे पास जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो है प्रेजेंट होना चाहिए उस सिस्टम में. और बेसिकली ये चीज़ है हमारे पास. द नेक्स्ट इज़ जावा. वाई जावा इज़ इम्पॉर्टेंट. जावा जो है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. सो इसके जो है हमारे पास टू रीजंस हैं. सो द फर्स्ट इज़ ट्रबल विद सी एंड C++ लैंग्वेज इज़ दैट दे आर नॉट पोर्टेबल एंड आर नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस. सो जो हमारे पास C है और C++ लैंग्वेज है उसके जो हमारे पास डिसएडवांटेज है वो यही है कि वो पोर्टेबल लैंग्वेजेस नहीं है एंड आर नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस, और साथ ही साथ में वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जावा. जो है हमारे पास वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और साथ में पोर्टेबल भी है. पोर्टेबल क्यों है ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कि आप इसके कोड को चाहे किसी मतलब कहीं भी लिख सकते हैं, विंडो, लिनक्स या फिर मैक, और उसको जो है आप किसी में भी लिखा हो उसको जो है आप रन करवा सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में. And the next point is emergence of world wide web which demanded portable programs. मतलब जो हमारे पास all over the world डिमांड जो है ज़्यादा वो हमारे पास पोर्टेबल प्रोग्राम्स की है, तो जावा की डिमांड इसीलिए ज़्यादा है. और द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. सिक्योरिटी जो होता है हमारे पास वो मेन रीज़न है, एंड ऑब्वियसली द पोर्टेबिलिटी जो है हमारे पास वो भी मेन रीज़न है कि जावा जो है हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट है. तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि जावा को जो है हम यूज़ क्यों करते हैं. सो एज़ वी ऑल नो दैट कि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं या फिर हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं वो जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं और वो जो हमारे पास अंडरस्टैंड करते हैं सिर्फ एक लैंग्वेज को, 0 और 1 को, और 0 और 1 को वो अंडरस्टैंड करते हैं. सो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास करंट जो फ्लो कर रहा है डिवाइस में तो उसको हम 1 से डिनोट कर सकते हैं, और जब हमारे पास जो है करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसको जो है हम 0 से डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हाई वोल्टेज के ऊपर हम 1 ले सकते हैं, लो वोल्टेज के ऊपर हम 0 ले सकते हैं. मतलब 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है जो हमारे पास कंप्यूटर और लैपटॉप्स होते हैं. सो हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि इन रियल लाइफ अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो 1 को तो हम 1 लिखते हैं, 0 को करना हो तो 0 लिखते हैं, 3 को करना हो तो 1 1 लिखते हैं, 4 को करना हो हमारे पास तो 1 0 0 लिखते हैं. तो ऐसे ही हमारे पास जैसे A to Z और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको जो है हम बाइनरी में जो है वो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हमारे पास कोई बिग नंबर है और हमें जो है उस नंबर को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करते हैं, और जो है उनमें से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनमें से एक है हमारे पास जावा. तो जावा में हम क्या करते हैं कि हम एक कोड राइट करते हैं और कंपाइलर जो कि हमारे पास JDK के अंदर प्रेजेंट होता है. JDK मतलब हमारे पास जो जावा डेवलपमेंट किट होती है उसके अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट होता है कंपाइलर, वो क्या करता है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू बाइनरी फॉर्मेट में, ताकि जो हमारे पास हमारा कंप्यूटर है या हमारा लैपटॉप है वो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए उस लैंग्वेज को, क्योंकि वो ओनली 0 और 1 की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है. तो यही हमारे पास रीज़न है कि हम जावा और हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं उनका यूज़ करते हैं अपने रियल लाइफ में. Next is our Java environment. So Java includes many development tools, classes and methods. तो जो हमारे पास Java हमारे पास लैंग्वेज है वो इंक्लूड करती है मैनी डेवलपमेंट टूल्स, क्लासेस एंड मेथड. जो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि ये वर्ड है क्लास, मेथड, ये होता क्या है. सो क्लास जो है हमारे पास, क्लास हम बोल सकते हैं कि एक बिग एंटिटी होती है
जिसमें जो है हम काफ़ी फंक्शन मतलब मैनी ऑफ द फंक्शंस जो है हम उनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और चाहे आप जावा में कोई भी प्रोग्राम लिखो, सबसे पहले हम उसमें क्लास डिफाइन करते हैं, उसके बाद जाके जो है हम उसमें फंक्शन लिखते हैं। और जो हमारे पास फंक्शन या मेथड होते हैं, हमारे पास कोड का ऐसा पार्ट होता है जिसमें कि जिसको कि हम कोई वर्क परफॉर्म कराने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जो है क्या करना है, कोई हमारे पास दो नंबर हैं, उनका जो है हमें सम कराना है, तो हम जो है इसको कहाँ, इस कोड को जो हम किस में लिखेंगे, फंक्शन में लिखेंगे। और फंक्शन को हम किस में लिखते हैं, क्लास में लिखते हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम फर्स्ट कोड करते हैं हम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड जावा में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास डिफाइन करते हैं, दैट इज क्लास फर्स्ट क्लास करके। उसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसमें स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स। और उसके बाद हमारे पास आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट करके, और साथ में हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं हम हेलो वर्ल्ड करके। और जब हम उसको रन कराते हैं तो हमारे पास जो है हेलो वर्ल्ड करके जो है हमारे पास आउटपुट आती है। तो इसमें हमारे पास बोलने का मतलब ये है कि इसमें जो हमारे पास वॉइड मेन करके जो है वो हमारे पास फंक्शन है, जिसमें मेन जो है हमारे पास फंक्शन है, और वॉइड जो है हमारे पास क्या है, रिटर्न टाइप है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास, मेथड, फंक्शन and the next is first point is development tools are part of Java development kit, that is known as JDK, and the classes and methods are part of Java standard library JSL, also known as application programming interface API. So JDK हमारे पास क्या हो, तो JDK जो है हमारे पास मेन ये है सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज़ करते हैं जावा में प्रोग्रामिंग करने के लिए। और दूसरा जो है हमारे पास कोड एडिटर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, और हमारे पास इंटेलिजे हो गया, या फिर एक्लिप्स हो गया, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कोड एडिटर बोलते हैं, या फिर हम उसको IDE भी बोल सकते हैं। दीज आर द सॉफ्टवेयर टू राइट द प्रोग्राम इन जावा लैंग्वेज। एंड विजुअल स्टूडियो कोड में हम अपना जो प्रोग्राम है उसको लिख भी सकते हैं और साथ में रन भी करा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज JDK कंस्टिट्यूट ऑफ टूल्स लाइक जावा कंपाइलर, जावा इंटरप्रेटर एंड मैनी। जो हमारे पास JDK होता है वो हमारे पास क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है, जावा कंपाइलर, जावा इंटरप्रेटर एंड मैनी। जावा कंपाइलर का काम क्या होता है, जावा कंपाइलर का बेसिकली काम होता है सोर्स कोड को कन्वर्ट करना बाइट कोड में, ताकि जो हमारे पास बाइट कोड है, जब हमारे पास कोड जो है बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको ईजिली आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो रन करा सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज API includes hundreds of classes and methods grouped into several packages according to their functionality. And the next is characteristics of Java. Java की जो characteristics हैं वो हैं, Java जो हमारे पास एक simple language है, Java is object oriented, Java जो है हमारे पास distributed है, Java is interpreted, Java is robust, Java is architecture neutral, Java is portable, Java is dynamic and Java is secure. जो इसका मेन एडवांटेज है जावा का वो यही है कि जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, और मतलब एज कम्पेयर टू C और C++। द नेक्स्ट इज जावा कोड रनिंग। जब हम जावा में कोड जो है अपना लिख देते हैं तो वो हमारे पास कोड रन कैसे होता है, वो हमारे पास रन होता है बाय कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन। सो जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं, जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सो इसमें हमारे पास सबसे ऊपर है जावा कोड, जिसको हमने .java करके सेव करा है, एंड आफ्टर वी हैव जावा कंपाइलर, एंड आफ्टर दैट बाइट कोड, और उसके बाद हमारे पास JVM है, और विंडो, लिनक्स और मैक करके। सो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास जावा कोड है उसको कंपाइलर ने क्या करा, कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड में, बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको आप रन कर सकते हो, चाहे विंडो में लिखा है, चाहे लिनक्स में, चाहे मैक में जो है हमने वो लिखा है। सो बेसिकली कंपाइलेशन में क्या होता है कि कंपाइलेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा जो हमारे पास JDK होता है जावा डेवलपमेंट किट, वो एक जो है कंपोनेंट जो है उसको क्या करता है, उसमें एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट करके, और उसके बाद जो हमारे पास क्या होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट करके उसमें एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, एंड जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में हमारे पास एक और कंपोनेंट प्रेजेंट होता है JVM करके, दैट इज़ आप उसको बोल सकते हो जावा वर्चुअल मशीन। और जावा जो हमारे पास कंपाइलर होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड को, जो भी हमने कोड लिखा होता है उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, सोर्स कोड को वो कन्वर्ट कर देगा किस में,
बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। और बाइट कोड में जब वो उसको कन्वर्ट कर देगा तो वो ईजी हो जाएगा ऑपरेट करना, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लेकिन उसमें जो है हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है वो सिस्टम में प्रेजेंट होना चाहिए। और रही बात एग्जीक्यूशन की, तो एग्जीक्यूशन में बेसिकली हमारे पास जो JVM होता है दैट इज़ अवर जावा वर्चुअल मशीन, वो हमारे पास क्या करता है, कन्वर्ट करता है बाइट कोड को, कन्वर्ट करता है नेटिव कोड में। तो नेटिव कोड जो है हमारे पास एक ऐसा कोड है जिसको जो है हमारे पास हमारा कंप्यूटर जो है वो इजीली क्या कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, और हमारे जो है एग्जीक्यूशन हो जाती है प्रोग्राम की। द नेक्स्ट इज आवर प्रिमिटिव टाइप्स एंड वेरिएबल्स। सो सबसे पहले जो है हमें अंडरस्टैंड करना है कि वेरिएबल क्या होता है। एज द नेम सुजेस्ट, वेरिएबल मीन्स जो चीज़ वेरी करे और जो चीज़ जो है हमारे पास क्या हो, जो चीज़ हमारे पास क्या हो, मतलब कॉन्स्टेंट नहीं हो। सो फॉर एग्जांपल हम मैथ का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड जो है ए, मान लो ए, उसकी लेंथ जो है 10 है, बी है, उसकी लेंथ जो है मान लो 5 है या फिर कुछ भी है। अगर हमें उसका पेरीमीटर निकालना है तो हम हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 × A + B करके निकालेंगे। तो इसमें हमारे पास मेन समझने वाली ये बात ये है, अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि 2 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, और A और B जो है हमारे पास टर्म्स होती हैं वो वेरी करती रहती हैं, वो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन वेरिएबल इन केस ऑफ जावा में क्या होता है कि एज वी ऑल नो दैट कि जो हमारे पास जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसमें जो है हमारे पास डाटा स्टोर होता है, और जो हमारे पास हमारा डाटा है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में स्टोर होता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में स्टोर होता है, और उसका डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। सो हमने मान लिया कि हमारे पास A = 25 करके कुछ है और B = 10 करके कोई वैल्यू है। तो हम इसको कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास 25 जो है एक डाटा है जो कि हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक में जो है हमारे पास वो स्टोर है, और उसका जो नेम दे दिया है हमने उस ब्लॉक का, ए दे दिया है, तो उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। दूसरा वेरिएबल हम बोलेंगे बी को, जो कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसके अंदर की हमारे पास क्या है, जिसके अंदर की हमारे पास दूसरी वैल्यू है, और बी जो है उसका नेम है, और वो जो है हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल है। सो मतलब अगर हम वेरिएबल को कोडिंग में या फिर कोड की इसमें डिफाइन करना हो, तो अगर हमें नेम डिफाइन करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रिंग नेम = कोई भी नेम लिख सकते हैं, आयरन मैन और समथिंग कुछ करके। और एज अगर हमको डिफाइन, तो इंट एज = 20 और समथिंग, और ग्रेटर देन और लेस देन। और इंट A और इंट B = 10 और समथिंग, और कैर यूज़ कर सकते हैं हम। सो ये जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जैसे स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया हमारे पास, डबल हो गया, या फिर कैर हो गया, ये जो हमारे पास चीज़ें हैं सारी, ये इनको हम बोलते हैं डाटा टाइप्स। सो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डाटा टाइप क्या होता है। सो डाटा टाइप बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, एक नॉन प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। सो प्रिमिटिव टाइप के अंदर हमारे पास एट डाटा टाइप्स आते हैं, जो कि हमारे पास बूलियन होता है, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एक्सेट्रा। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, इंटरफेस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये जो है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव के अंदर आते हैं। और ये जो हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं, हमारे पास बेसिक डाटा टाइप होते हैं, एंड आर द ओनली टाइप्स दैट आर नॉट ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू परफॉर्मेंस इश्यूज। और थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है कि दिस मीन्स दैट यू डोंट यूज़ द न्यू ऑपरेटर टू क्रिएट अ प्रिमिटिव वेरिएबल। मतलब नॉन प्रिमिटिव जो हमारे पास डाटा टाइप है उसको जो है हमारे पास कोई प्रोग्रामर जो है वो भी उसको क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं वो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हमारे पास डाटा टाइप होते हैं जैसे प्रिमिटिव और ये वाले, तो इनमें जो है हमारे पास जैसे कि हमारे पास बाइट हो गया, इनमें जो है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एड्रेस या फिर स्पेस बोल सकते हैं आपको, डिफरेंट ये मतलब कंसिस्ट करते हैं। जैसे जो हमारे बाइट होता है वो बस होता है 1 बाइट के इक्वल, दैट इज़ 8 बिट जो है वो कंसिडर करता है, ऐसे करके होता है। और नेक्स्ट अगर हमें इसमें प्रोग्राम कोडिंग करनी हो, तो जैसे कि हमारे पास हम लिख सकते हैं इंट A = डाटा टाइप्स में इंट A = 25 करके लिख दिया, इंट B = 10 लिख दिया, और हमें सम कराना है इनका, तो इंट A + B = सम कर दिया, और इंट और फिर नेक्स्ट system.out.print करके, और बीच में हम उसमें A + B कर देते हैं। तो उसमें जो है हमारे पास प्रोग्रामिंग रन करके जो हमारे पास उनका सम जो है वो आ जाता है। एंड द नेक्स्ट इज अवर
कंडीशनल स्टेटमेंट। सो कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास आती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। सो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि कोई सेंटेंस है कि इफ़ यू आर ओल्डर देन 18 देन यू आर अडल्ट एल्स यू आर नॉट। तो मतलब कि तो हम जावा में इसका कैसे यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास एक कंडीशन जो दी है, फर्स्ट वाली कंडीशन, अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो दूसरे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो एल्स के बाद लिखी होगी। सो जैसे कि यहाँ पे जैसे आप सिंटेक्स देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर, अगर हमारे पास ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हमारे पास होगी कि ए इज़ ग्रेटर देन 18 और समथिंग लाइक दैट, और ए इज़ ग्रेटर देन 18 और ए इज़ इक्वल टू बी और कुछ ऐसे करके। तो जो है अगर हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है हमारी, अगर वो कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो हमारे पास स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और अगर हमारे पास ये जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास ये ट्रू नहीं होती है तो एल्स के बाद की जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट 6 जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी। सो दिस इज अवर इफ एल्स स्टेटमेंट। और नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट का ही एग्जाम्पल है। सो द इफ एल्स स्टेटमेंट इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन एंड परफॉर्म्स वन एक्शन इफ दैट इवेल्युएशन इज ट्रू और अ डिफरेंट एक्शन इफ इट इज फॉल्स। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी। एंड एग्जाम्पल दिया है कि इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स वॉज चेंज्ड, और नीचे लिखा है एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और एक्स इज अनचेंज्ड। सो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट वाली कंडीशन है अगर ये हमारे पास ट्रू होती है तो स्टेटमेंट जो है हमारे पास एग्जीक्यूट कौन सी होगी, एक्स वॉज चेंज्ड। और अगर हमारे पास जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती है तो हमारे पास जो है जो एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट वो होगी एक्स इज अनचेंज्ड। दिस इज ऑल अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट। द नेक्स्ट इज एल्स इफ स्टेटमेंट। सो एल्स इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि सबसे पहले हम एक कंडीशन चेक करते हैं, इफ कंडीशन 1 करके चेक करते हैं। अगर वो हमारे पास ट्रू होगी तो हम हमारे पास स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हमारे पास अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स इफ, अगर एल्स इफ तो जो हमारे पास कंडीशन 2 है वो चेक होगी, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 जो है एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद जो है हम काफ़ी मतलब एल्स इफ स्टेटमेंट जो है उनको लगा सकते हैं। और उसके बाद जो एंड में जो हम एल्स वाली लगाएंगे, अगर हमारे पास ये दोनों जो स्टेटमेंट है अगर ये दोनों ही ट्रू नहीं है तो फिर हमारे पास स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट 6 जो है वो हमारे पास क्या होगी, वो स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। सो हमारे मन में एक डाउट आ सकता है कि अगर हम जो है यहाँ पे हम एल्स इफ का यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन 1 करके इसको चेक करें तो हम दूसरी को इफ़ कंडीशन 2 करके भी चेक कर सकते हैं। तो इसका एल्स इफ कंडीशन का एल्स इफ को यूज़ करने का जो रीज़न है वो ये है कि ऐसे जो है हमें सिर्फ एल्स इफ को यूज़ करके हमें सिर्फ एक बार चेक करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर हमारे पास पहली वाली कंडीशन ट्रू आ रही है तो हम सेकंड वाली को चेक नहीं करेंगे, सीधा पहली वाली को एग्जीक्यूट करेंगे। सॉरी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर फर्स्ट वाली हमारे पास ट्रू नहीं है तो सिर्फ जो हमारे पास सेकंड वाली जो कंडीशन है वो चेक होगी और अगर ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगी। तो फर्स्ट दैट्स इट। द नेक्स्ट इज एल्स इफ का एग्जांपल है कि एल्स इफ जो है हमारे पास यूज़ होती है यूजफुल फॉर चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव्स। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा कोड ब्लॉक 1। अगर ये ट्रू हुई हमारे पास तो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा कोड ब्लॉक 1। और अगर ये हमारे पास ट्रू नहीं है देन हमारे पास एल्स इफ j इज इक्वल टू 2 जो है ये हमारे पास जो है ये हमारे पास चेक होगी। अगर ये ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा कोड ब्लॉक 2। और अगर हमारे पास ये दोनों ही जो हैं वो ट्रू नहीं है तो एल्स, फिर एंड में आता है एल्स कि इफ़ ऑल प्रीवियस टेस्ट हैव फेल्ड एग्जीक्यूट कोड ब्लॉक 3। दोनों ही अगर हमारे पास फॉल्स आ गई और ट्रू नहीं आए मतलब तो हमारे पास जो है एग्जीक्यूट होगा कोड ब्लॉक 3। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट। एंड द लास्ट इज द स्विच स्टेटमेंट। सो द स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है कि स्विच स्टेटमेंट में जो है हम स्विच इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस टाइप का होता है जैसे कि आपको स्लाइड के ऊपर शो हो रहा होगा। मतलब इसमें हम केसेस डिफाइन करते हैं और हर एक स्टेटमेंट को लिखने के बाद हम ब्रेक जो है यहाँ पे लिखते हैं। सो मेन इसका ये है कि हम यहाँ पे
एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि हम इसमें ब्रेक क्यों लिखते हैं। सो ब्रेक हम इसमें इसलिए लिखते हैं ताकि जो है हम इनको सेपरेट कर सकें स्टेटमेंट्स को एक दूसरे से। और अगर हम ब्रेक यहाँ पे ना लिखें तो ये जो अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे मतलब केस बना हमारा मैच हो रहा है अगर हमारा वेरिएबल से, तो अगर हमें स्टेटमेंट जहाँ पे स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो रही होगी वहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगी, मतलब कोई सेपरेट नहीं हो पाएंगी। तो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट में होता क्या है कि जो मेरे पास वेरिएबल है ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके पास नंबर भी हो सकता है या ये आपके पास कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया है वो हमने नंबर लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर वो हमारे पास ये वो नंबर होता है जिसको हम प्रेस करते हैं, मतलब अगर ये हमारे पास ये जो है जिस केस के साथ जो है ये मैच करेगा वो ही स्टेटमेंट जो है हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। और केस 1 के साथ अगर मैच करेगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, केस 2 के साथ अगर मैच करेगा तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। अगर किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास एक स्पेशल केस होता है, तो उसमें जो है हमारे पास स्टेटमेंट 4 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। द नेक्स्ट इज द स्विच स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है जिसमें स्विच है, वेरिएबल लिया है हमने यहाँ पे n, और केस 1 जो है यहाँ पे क्या है कि एग्जीक्यूट, अगर केस 1 के साथ मैच होता है वेरिएबल तो एग्जीक्यूट होगा कोड ब्लॉक 1, और उसके बाद हमने ब्रेक लिखा है ताकि हमारे पास जो है सिर्फ यही चीज़ एग्जीक्यूट हो, ना कि नीचे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो सारी एग्जीक्यूट ना हो जाए, तो हमने यहाँ पे ब्रेक लिखा है। एंड अगर हमारे पास जो है ये वेरिएबल मैच करता है केस 2 के साथ तो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा हमारे पास कोड ब्लॉक 2, और अगर हमारे पास वेरिएबल जो है मैच नहीं करता है दोनों के साथ ही तो ब्रेक लिखने के बाद हम डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्पेशल केस होता है उसमें उस पर आ जाते हैं जिसमें लिखा है इफ़ ऑल प्रीवियस टेस्ट फेल देन एग्जीक्यूट कोड ब्लॉक 4। अगर हमारे पास प्रीवियस दोनों जो हैं वो फेल हो जाते हैं, मतलब कि ट्रू नहीं होते हैं, देन हमारे पास जो है एग्जीक्यूट होगा कोड ब्लॉक 4। उसके बाद हम एंड में लिख देते हैं ब्रेक, ताकि हमारी यही जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट जो बस एग्जीक्यूट हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।